नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के तेवर और भी सख्त हो गए हैं। शनिवार को किसान नेताओं ने आंदोलन को और भी तेज करने की चेतावनी दी है। किसान नेताओं की ओर से यह कहा गया है कि यूनियन के नेता 14 दिसंबर से भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, उन्हें संशोधन की जरूरत नहीं है, संशोधन मंजूर नहीं है। हम सरकार से बातचीत से इनकार नहीं करते हैं, ऐसा किसान नेताओं ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमारा धरना दिल्ली के 4 पॉइंट पर चल रहा है और 14 दिसंबर को सभी किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। केंद्र हमारे आंदोलन को विफल करना चाहता है, लेकिन हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। लगातार किसान आंदोलन जारी है और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर किसान अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं और वहां लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। चौदह दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। और जिस तरीके से पहले ही ये रणनीति बनाई जा चुकी है कि जिला स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से राजस्थान से भी किसानों को आज दिल्ली पहुंचना है और वहां पर आंदोलन को तेज करने के लिए अलग अलग तरीके से हर दिन रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसान आंदोलन की बात करें तो आज किसान आंदोलन जो है वो दिल्ली के अंदर 17वें दिन में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। और 17वें दिन की बात करें तो लगातार किसान जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय खेती-बाड़ी कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार एक सिरे से का काम करे। और जब तक केंद्र की मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं करती तब तक ये आंदोलन जो है इसी तरह से जारी रहेंगे। अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कल जिस तरह से कई जगहों पर टोल मुक्त किया गया, यानी टोल फ्री किया गया रोड्स को, उसके अलावा भूख हड़ताल की रणनीति बनती नजर आ रही है। यानी अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि केंद्र को झुकाया जा सके और ये जो खेती-बाड़ी कानून है इनको सिरे से वापस लौटवाया जा सके। जी, तरीके से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को तेज करने के लिए अलग अलग राज्यों से किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से कल भी बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की, लेकिन अभी भी कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ कहना है किसानों का? किस तरीके से आगे की रणनीति को बनाया जाएगा? किस तरीके से आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा? देखिए सीधे तौर पर अगर हम किसानों की बात करें, किसान यही बात कि केंद्र की मोदी सरकार को कहीं अपने रुख में बदलाव करके किसानों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से अगर हम बात करें अभी भी संजीदा नहीं हो रही है किसानों के मसले पर, तो ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आंदोलन जारी है और किसान सीधे तौर पर कह चुके हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होती तब तक ये आंदोलन जो है वो वापस नहीं लेंगे। हालांकि अब ये भी खबर मिल पा रही है कि 15 तारीख को भी एक बैठक जो है वो केंद्र किसानों के साथ कर सकता है ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। क्योंकि लगातार अगर दिल्ली की बात करें, प्रॉपर दिल्ली को घेरने की रणनीति के अनुसार ही किसान जो है वो दिल्ली पहुंचते नजर आ रहे हैं। चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, चाहे चिल्ला बॉर्डर की बात करें, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, चाहे जयपुर हाईवे की बात करें, चाहे बहादुरगढ़ की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, तो ये बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहां पर किसान जो है पिछले काफी दिनों से डटे हुए हैं और सर्द रातों में एक ही मांग कर रहे हैं कि भले ही हमें कोई ना कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन जब तक ये केंद्रीय जो है केंद्र वापस नहीं करता तब तक हमारे आंदोलन जो है वो इसी तरह से जारी रहेंगे। जी, तो हरियाणा के कुछ किसान यूनियन जिनके नेता या फिर जो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो किसान हैं, वो भी कल कृषि मंत्री से मिले थे। उन्होंने बातचीत की और किसान कानूनों का समर्थन किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब किसानों में बंटवारा देखने को मिल सकता है। क्या इस बात का कोई अंदेशा? देखिए शुरू में कहीं ना कहीं बीजेपी की इस तरह की मंशा थी कि उन्होंने जागरूक आंदोलन चलाया था कि किसानों को जागरूक करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने कुछ एक किसानों को अपने साथ में लिया था और ट्रैक्टर मार्च भी निकाले थे, लेकिन उसका बड़े लेवल पर विरोध होना
शुरू होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से अब हाल ही में केंद्रीय मंत्री से हरियाणा की एक किसान जत्थेबंदी मिली, लेकिन उसका यहाँ पर पूर्ण रूप से विरोध हुआ क्योंकि वो भाजपा समर्थित किसान जत्थेबंदी थी और भाजपा के जो ये ऑर्डर थे इन्हीं को वो सही ठहराती नजर आ रही थी। लेकिन वहां पर विरोध जरूर हुआ है और किसानों को बांटने की जरूर कोशिश की जाती है। जिस तरह से कभी 13 किसान जत्थेबंदियों को बुला लिया जाता है, कभी 15 किसान जत्थेबंदियों को बुला लिया जाता है, जबकि 40 किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बनती नजर आई हैं। और अब तो देश भर की किसान आंदोलन जो जत्थेबंदियां हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है। तो ऐसे में किसानों का आंदोलन है, किसानों के लिए आंदोलन है, तो इसको अब केंद्र जो है वो बांटने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा। इसी वजह से आंदोलन भी आगे चलता नजर आ रहा है और केंद्र पर दबाव भी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली को लगातार घेरा गया है और एक ही मांग की जा रही है कि आप कानून वापस लें, तो दिल्ली वासी तो परेशान हो ही रहे हैं और जितना दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं उतना ही केंद्र पर दबाव जो है वो और बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस दबाव को कब तक केंद्र की मोदी सरकार झेल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जी जितेंद्र, इसके बारे में विनीत, क्योंकि जिस तरीके से किसान अब कानूनों के समर्थन में भी आ रहे हैं सामने, तो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या वो वाकई किसान नेता किसानों की बात को लेकर के मंत्रियों के पास जा रहे हैं जो समर्थन में बात कर रहे हैं, या फिर वो बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है 700 चौपाल होंगी, किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी, क्या ये सफल रह पाएगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर किसानों को समझाने की बात करें तो केंद्र कई बार इस तरह की कोशिश कर चुका है कि किसानों को समझाए। ये जो जागरूक प्रेस कॉन्फ्रेंस से की जाएगी, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार किसान दिल्ली में बैठे हैं और अगर समझाने की जरूरत है तो दिल्ली में किसानों को समझाने की जरूरत है, ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके जो कह सकते हैं टकराव की सिचुएशन को खड़े करने की। क्योंकि पहले भी एक जागरूक रैली जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से निकाली गई थी। नारायणगढ़ के अंदर केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और नायब सैनी जो कि सांसद है, उनकी अगुवाई में एक रैली निकाली गई थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, गुरनाम सिंह चडूनी ग्रुप वहां पर पहुंच गया, उन्होंने जम के विरोध किया, तकरीबन 3 से 4 घंटे वहां विरोध हुआ और एक व्यक्ति की इस दौरान हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र को समझना चाहिए कि जो किसान आज दिल्ली में उनके घर के बाहर डेरा जमाए बैठे हैं उनको समझाएं, ना कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टकराव की स्थिति को उत्पन्न करें। दूसरी तरफ जिस तरह से आपने हरियाणा के या कुछ अन्य किसानों की बात करी, तो संपूर्ण रूप से उनको किसान नहीं कह सकते, भाजपा कार्यकर्ता कह सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता हैं, थोड़ी बहुत खेती करते हैं और कार्यकर्ता होने के नाते केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश का किसान जो है वो इन कानूनों के विरोध में खड़ा होता नजर आ रहा है। इस वक्त दिल्ली की बात करें तो 10 लाख के आसपास किसानों की संख्या वहां बताई जा रही है कि वहां पर किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं और ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती सी नजर आ रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव जो है वो ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस दबाव को कब तक झेलने में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि एंड ऑफ द वीक एक ही सोल्यूशन है इस मामले का कि किसानों के साथ टेबल पर बैठे, अपने रुख में बदलाव करें और किसानों की मांगों के अनुरूप फैसला लेने का काम करे केंद्र की मोदी सरकार। तभी ये आंदोलन जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, दिल्ली में भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद है, अलग अलग सीमाओं को सील किया जा रहा है और कई बार बातचीत का दौर जो है वो भी अभी तक चल रहा है। लगातार बातचीत केंद्र सरकार के साथ हो रही है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार अभी किसान जो है वो अपनी ही बातों पड़े हुए हैं, यानी कि अपनी ही मांगों पड़े हुए हैं और सरकार के सामने बार बार एक चुनौती खड़ा करता चले जा रहे हैं। क्योंकि बार बार जिस तरीके से 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद किया, 12 दिसंबर को पूरे टोलों को फ्री करने की कोशिश की, राज्य मार्गों को बंद करने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं सरकार भी प्रेशर में आती जा रही है। और इसीलिए कल कुछ किसानों के साथ उन्होंने रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने बैठक भी की और बातचीत भी की और जिनके अंदर किसान संगठनों के जो नेता हैं उन्होंने कह सकते हैं 18 मांगे रखी थी कि जिसके अंदर एमएसपी का कोई खास जिक्र नहीं था। मगर हाँ, ये जरूर है, सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। मगर अभी भी कहीं ना कहीं किसान 2 गुटों में बंटता नजर आ रहा है, क्योंकि एक गुट तो ये है
के सरकार के खिलाफ चल रहा है और एक गुट वो है जो सरकार के फेवर में है। कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति भी इसके अंदर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है यानी चिल्ला बॉर्डर है उसको अब किसानों ने खोल दिया है और कहीं ना कहीं राज्य में जो नोएडा की तरफ रास्ता जाने वाला है गाजियाबाद की तरफ उसको खोल दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो गुट किसानों के सरकार की तरफ है यानी कि वो कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का गुट है और ये कहीं ना कहीं जो वो नेता है जो बीजेपी के लिए खेमे के अंदर काम करते हैं। मगर जो दूसरा गुट है यानी कि जो विपक्षी दलों के लिए बताया जा रहा है कि ये विपक्षी दलों के लिए काम करता है, यानी कि तमाम जो यूनियन है नेताओं किसानों की वो विपक्ष की तरफ से काम कर रही है, इसलिए वो मान नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर नजर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, किसान हटने वाले नहीं है जब तक सरकार उनके लिए ये कानून बनाया गया है इसको वापस नहीं लेगी। और देखना होगा 14 तारीख को किसान जो है बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, यहाँ तक इसके अंदर भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। सरकार को हर तरीके से ये कहा जा रहा है कि सरकार इस कानून को वापस ले, क्योंकि इसके अंदर किसानों का हित नहीं है बल्कि में कुछ पूंजीपति लोग हैं जो जिनका हित है जो इस पूरे सेक्टर को संभालेंगे। जी जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से किसानों की तरफ से अब चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया है, जैसा कि आपने बताया कि जो बातचीत हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ किसानों की, तो उसमें जो अहम बातें रही उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल बता दीजिए, जो 18 मांगे की गई थी उसके अंदर एक में जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि जो यूनियन बनाए, एक संगठन बनाया जाए, संगठन के अंदर एक किसानों का एक जत्था होना चाहिए यानी कि यूनियन होनी चाहिए जो हर तरीके से मॉनिटराइज कर सके। मगर जो एमएसपी का जिक्र जब बार बार किसानों की तरफ से किया जा रहा है उस मांगों के अंदर वो एमएसपी नहीं थी और थी भी तो सिर्फ नाम के लिए। तो कहीं ना कहीं है कि ये जो गुट था जो बात करने गया था सरकार से, शायद ये वही गुट है जो बीजेपी के खेमे के लिए काम करता है। मगर बात करें जो दूसरा गुट है यानी कि जो अभी तक जो आवाज उठा रहा था, जिसने सिंधु बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन किया था, सबसे ज्यादा आवाज वहीं से चली थी, वो गुट अभी सरकार से नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ये दो गुटों के अंदर जो बट रहा है ये लगता है कि सरकार सिर्फ एक राजनीति कर रही है, क्योंकि जो किसानों की यूनियन है, संगठन है, उसको कमजोर करने के लिए ये दो डिवाइडों में किया जा रहा है, ताकि एक गुट है वो सरकार के फेवर में काम करेगा। जिस तरीके से कल एक अचानक से बैठक हुई, 8 तारीख को भी एक अचानक से बैठक हुई थी अमित शाह के साथ, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तमाम गिनती के 13 नेता थे, इसके अंदर भी गिने चुने नेता थे। और कहीं ना कहीं वो उन गुटों को नहीं बुलाया जा रहा है जो गुट प्रदर्शन के लिए अभी बड़ा हुआ है, जो कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो वो गुट नहीं है इसके अंदर। मगर कहीं ना कहीं अब किसानों की तरफ से अंदर से भी आवाज उठने लगी है कि सरकार के जो फेवर में काम कर रहे हैं उन गुटों से हमें बच के रहना है, उनके लिए हमें साथ नहीं देना है, बल्कि हम वही हमारे कह सकते हैं रास्ते को खराब करेंगे और जो प्रदर्शन को खराब करेंगे। मगर अब जिस तरीके से चिल्ला बॉर्डर खोला गया है वो लगता है कि जो वही गुट है ये जो जिसने सिर्फ सरकार के फेवर के लिए काम करना है, क्योंकि अचानक से बात करने के बाद में अचानक से ऑर्डर दे दिया जाता है कि हम चिल्ला बॉर्डर को खोल रहे हैं, यानी कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को रास्ते को खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी रास्तों को क्यों नहीं खोला जा रहा, क्योंकि बाकी रास्तों पे वही नेता बैठे हुए हैं या वही किसान बैठे हुए हैं जो अभी तक यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी हम पीछे हटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है जिसको तेज करने की बात कही जा रही है वो अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जहाँ बात करी किसानों की तो किसान अभी तक एक ही मांग कर रहे थे कि हमें बातचीत बिल्कुल बेशक कितनी भी कर लीजिए, हमारे साथ समझौता कितना भी करने की कोशिश कीजिए, मगर जब तक कानून वापस नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार को कहीं ना कहीं प्रेशर भी बन रहा था। मगर अब जब दो गुटों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक गुट से अचानक सरकार बात करती है, क्योंकि 8 तारीख को भी यही देखने को मिला था, सिर्फ गिनती के 13 चुनिंदा नेताओं से बात करने की कोशिश की थी, उनमें भी सहमति नहीं बन पाई थी। और अचानक से जब 12 दिसंबर के लिए कहा गया था कि हम टोल को फ्री करेंगे, राज्य मार्गों को बंद करेंगे, तो अचानक से कल शाम को फिर एक अचानक से किसानों के साथ बैठक की जाती है, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, कृषि मंत्री शामिल होते हैं, और कुछ चुनिंदा बातों पर ही गौर किया जाता है। सिर्फ एक चुनिंदा बात थी जिसके अंदर किसानों की तरफ से रखी गई थी कि यूनियन बनाइए, आप संगठन बनाइए, संगठन के अंदर किसान यूनियन भी मौजूद होनी चाहिए। मगर सिर्फ एमएसपी का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि एमएसपी छेड़छाड़ की जा रही है, उससे एमएसपी से नुकसान होगा किसानों को, वो किसानों की आवाज इसके अंदर नहीं थी। और कहीं ना कहीं एकदम अचानक से चिल्ला बॉर्डर खोल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दो गुटों में जो बटा है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसान खड़े कर सकता है, क्योंकि एक गुट जो बड़ा गुट है वो अभी तक एक ही मांग कर रहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम हटने वाले नहीं है। और वही गुट और राज्य मार्गों पर बैठा हुआ है, चिल्ला बॉर्डर, उसके सिंधु बॉर्डर की बात करें या फिर गुड़गांव बॉर्डर की बात करें या फिर और रास्तों की बात करें, वो गुट नहीं चाहता है कि सरकार को हम
जब तक झुकाएंगे नहीं सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मगर देखना है कि 14 दिसंबर को जो कहा गया है कि हम लोग भूख हड़ताल तक बैठेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को प्रेशर पड़ेगा, मगर सरकार ने कहीं ना कहीं इस तरीके की जो रणनीति अपना रही है इससे किसानों को नुकसान होने वाला है और किसान कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आएगा इसके अंदर। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये बात जानना अहम हो जाता है। जो बैठक हुई थी, जो 5-6 किसान नेता उसमें शामिल हुए थे, एक तरफ से जो चिल्ला बॉर्डर से गए थे, क्या उनकी बात पूरे किसान आंदोलन को लेकर के हुई थी या फिर सिर्फ और सिर्फ चिल्ला बॉर्डर को खोलने को हुई थी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें जो पूरे किसान आंदोलन को लेकर ही बात हुई थी, मगर 18 मांगे रखी गई थी। 18 में से सिर्फ एक मांग उनकी मुख्य थी, सिर्फ यूनियन के अंदर किसान नेताओं को शामिल करना। अब किन नेताओं को शामिल करना है, किन यूनियनों को शामिल करना है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। मगर हाँ, सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि किसान हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और किसानों की जो मांगे हैं हम मानने के लिए तैयार है। मगर उन किसानों से शायद नहीं बात करी जा रही है या उनकी यूनियनों से बात नहीं की जा रही। जो किसान संगठन है जो सिंधु बॉर्डर पर बैठा हुआ है, जो पंजाब से चलकर आया है और कहीं ना कहीं मांग कर रहा है कि कानून वापस करने के लिए, मगर उन नेताओं के लिए उन किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। इसके अंदर राजनीति के साथ साथ किसानों को 2 डिवाइडों में बांटने की जो रणनीति है शायद उनकी कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से कुछ किसानों ने बैठक की और बैठक करने के बाद में एकदम चिल्ला बॉर्डर खोल दिया, तो कहीं ना कहीं उससे किसान जो संगठन है यानी किसान जो प्रदर्शन है वो कमजोर पड़ेगा और कमजोर पड़ने के साथ साथ सरकार को बेनिफिट होगा और चुनिंदा प्रस्तावों के बाद ही इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा और चुनिंदा प्रस्तावों से ही ये पास कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी, मगर किसान यूनियन संगठन जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी एकजुट है और इसीलिए 14 तारीख के लिए उन्होंने अपील कर दी, कहा गया सरकार के कि हम 14 तारीख को भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और कहीं ना कहीं पूरे देश को बंद करने की कोशिश की जाएगी और तमाम राज्य मार्गों को, तमाम राज्यों को जहाँ पे जो जिला अधिकारी होंगे उनको भी घेरने की कोशिश की जाएगी। खासकर बीजेपी जो नेता है उनको भी घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर अब देखना है ये 14 तारीख का जो कह सकते प्रदर्शन होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि किसानों की तरफ से अभी भी बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है, लेकिन जिस तरीके से किसानों की अलग अलग मुलाकात हो रही है किसान नेताओं की केंद्र सरकार से, उससे अब कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई इस आंदोलन में नजर आ रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल के बांद्रा यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक घर में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें से 1 किलो 105 ग्राम MD बरामद वहां पर किया गया, जिसकी कीमत करीब 1,10,50,000 रुपए बताई जा रही है। और साथ ही पुलिस को इस महिला के घर से 8,76,500 रुपए नगद भी बरामद हुए। ANC मुंबई यूनिट DCP दत्ता नालावड़े ने यह बताया है कि सनम नाम की महिला ड्रग्स तस्कर है जो गिरफ्तार की गई है और आगे की जांच अब इस मामले में की जा रही है। पुलिस
की एंटी नारकोटिक सेल के बांद्रा यूनिट ने शुक्रवार 11 दिसंबर को एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए डोंगरी इलाके की फेब हाउस ये जो इमारत है उसकी एक फ्लैट में रेड करते हुए 1 किलो 105 ग्राम MD ये नारकोटिक्स और 8,78,500 रुपीज़ की कैश बरामद की गई है। इस कार्रवाई में एक महिला एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। उसका जो मेल अकम्प्लाइस है वो फरार है। उसका भी सर्च जारी है और इसका इन्वेस्टिगेशन है जो वो इन प्रोग्रेस है। सर, क्या इस जांच में अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि ये महिला जो है एक नेक्सस का पार्ट है। ये नेक्सस जो है बड़े पैमाने पे नारकोटिक्स हैंडल करता है, नारकोटिक्स सेल करता है। तो इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लगातार जिस तरीके से ड्रग्स मामले को लेकर के एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल भी अपना काम कर रही है और लगातार ऐसे जो नेक्सस हैं उनका खुलासा किया जा रहा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस खेल में शामिल हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले के बारे में, क्या कुछ खुलासा अभी तक किया गया? देखिए, जिस तरह से नारकोटिक सेल पहले ही कह रही थी कि ड्रग्स मामले में महिला तो पाई जा रही है, ऐसे में नारकोटिक सेल को जानकारी मिली थी कि बांद्रा के यूनिट 10 इलाके में एक महिला जो है ड्रग्स के कारोबार में है, लेकिन वो रुपए छुपे जो तरह के कारोबारी को ड्रग्स पहुंचाती है। ऐसे में जिस तरह से एंटी नारकोटिक सेल को ये जानकारी मिली थी, उन्होंने पूरी टीम के साथ एक साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान जिस तरह से महिला की हुलिया बताई गई थी, उसके तहत जो है उसको तावे में लिया गया। अब उसके तावे में लेने के बाद जब तलाशी ली गई थी, उसके पास से करीब 8,76,000 कैश के अलावा 1,10,00,000 की जो है MD ड्रग्स बरामद किया गया। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी है एंटी नारकोटिक सेल के लिए, जो लगातार इस तरह से अपने अपने जोन में, अपने अपने इलाके में कार्रवाई कर रही है। प्रकाश, जब से मुंबई में महाराष्ट्र में एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तब से ही महाराष्ट्र की जो एंटी नारकोटिक्स सेल है वो भी सक्रिय हुई है और लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ा नेक्सस जो है वो उसका खुलासा हो रहा है, तमाम लोग जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से या एंटी नारकोटिक्स सेल की तरफ से क्या कुछ जानकारी है और कितना बड़ा ये नेटवर्क है? देखिए, जो सनम नाम की महिला है वो लगातार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में या छोटे कलाकारों में इस तरह के ड्रग्स मुहैया की जिम्मेदारी ली थी और इसी के तहत बड़े खेप में ड्रग्स मंगाती अपने पास रखती थी और उस फ्लैट के द्वारा ही छोटी छोटी पुड़िया बनाकर जो एक खास रेट के तहत जो है उन लोगों तक पहुंचाया जाता जिनको इसकी जरूरत पड़ती थी। हालांकि ये भी जानकारी मिली कि व्हाट्सएप चैट के जरिए इस तरह की जानकारी दी जाती थी कि कहाँ और किनको कितनी मात्रा में ड्रग्स पहुंचाना है। तो तमाम चीजें जो है अब जो है एंटी नारकोटिक सेल पूछताछ कर रही है और ये जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है किस महिला के अलावा और कितनी महिलाएं इस पूरे मामले में सम्मिलित हैं जो इस तरह के ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से जो है फल फूल आ रही थी। तक टीम की तरफ से क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, आज जो है कोर्ट में पेशी के बाद जिसको न्यायिक हिरासत मिली है उसमें पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पूरी जानकारी मिल पाएगी। हालांकि ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि ये पूरा मामला कहीं सिंडिकेट कहीं बड़े लेवल पे चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी कल परसों जो है एक शख्स को पकड़ा था, उसके पास भी ये जानकारी मिली थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने सेलिब्रिटीज हीरो हैं, ये लिस्ट के हीरो हैं, उनको जो है इस तरह की जो है ड्रग्स मुहैया कराने वाला वो शख्स था जो हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से जाना जाता था। और ऐसे में एक महिला को जब गिरफ्तार किया गया है तो कहीं न कहीं उसका तार भी इसी संबंधों से जुड़ा हुआ मालूम पड़ रहा है। लेकिन एंटी नारकोटिक्स अब ये तफ्तीश करने में लगी है कि किस तरह से और ये पूरे अंजाम को ये लोग देते थे और ड्रग्स की मुहैया करवाते थे। सत्यप्रकाश, एक और अहम जानकारी आपसे चाहूंगा, क्या एंटी नारकोटिक्स सेल जो कार्रवाई कर रही है वो एनसीबी के साथ मिलकर के कार्रवाई कर रही है या फिर ये दोनों अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए हितेंद्र, एनसीबी जो है केंद्रीय एजेंसी है और जबकि एएनसी जो है राज्य की जो है मुंबई की जो इकाई है जो लगातार एंटी नारकोटिक्स सेल नारकोटिक्स के लेकर लगातार छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। एएनसी हर उन बड़े जो है मामलों में दखल देती है जो ड्रग्स से जुड़ा हुआ होता है। तो एएनसी जो है अब अकेले अपने अपने तौर तरीके से करती है, क्योंकि एएनसी जब एनसीबी नहीं मुंबई में आई थी उसके पहले भी एएनसी इस तरह की कार्रवाइयां करती थी
और छापेमारी प्रकाश, कर ये तमाम- मामला सिर्फ महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें जो अंतर्राज्यीय भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, या इंटरनेशनल संगठन भी ऐसे हो सकते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स भी ऐसे हो सकते हैं। तो क्या इसमें एंटी नारकोटिक्स सेल की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी है कि एनसीबी की मदद ली जाएगी? बिल्कुल, देखिए ऐसे में जिस तरह से पिछले दिनों मालूम पड़ा था कि साउथ अफ्रीका से जो है कोकीन मंगाया जाता है, साउथ अफ्रीका से इसका जो तस्करी की जाती है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं एनसीबी एएनसी मिलकर जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगी और ये जानकारी निकालेंगे कि इंटरनेशनल जो रैकेट है वो किससे जुड़ा हुआ है और किस तरह ये काम करता है। अब इस पे जो है कहीं न कहीं जो है पूछताछ करने के बाद अमल बजावनी की जाएगी। जी सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार एंटी नारकोटिक्स सेल की भी कार्रवाई मुंबई में, महाराष्ट्र में जारी है और ऐसे जो ड्रग्स तस्कर हैं उनको गिरफ्तार करने का काम जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।